हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसेट फिजिक्स क्लास 12th और चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं विद्युत धारा के बारे में, धारा घनत्व के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में और ओम के नियम के बारे में। दोस्तों यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आज मैं देख रहा हूँ कि जो धारा घनत्व है जे, विद्युत क्षेत्र है ई और चालकता सिग्मा में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि जो ओम का नियम क्या कहता है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से चालक तार के सिरों पर विभवांतर, यानी कि दोस्तों ये क्या होता है, ओम के नियम से चालक तार के सिरों पर विभवांतर दोस्तों ये होता है V = I R। और दोस्तों ये R किसके बराबर होता है दोस्तों, R = होता है L/A। यानी कि दोस्तों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V = I R रो L/A। अब दोस्तों मैं जानता हूं कि धारा घनत्व क्या होता है, I/A, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं V = दोस्तों I/A को क्या लिख सकता हूं, चूंकि धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ J रो L। दोस्तों V बराबर आ जाता है मेरे पास J रो L। अब यदि दोस्तों मैं इस L को इसके पार्ट इधर मैं डिवाइडेशन कर दूँ इसका, तो क्या हो जाएगा V/L = J × रो। अब दोस्तों V/L क्या होता है दोस्तों, ये होता है मेरा विद्युत क्षेत्र E = V/L, यानी कि यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ E = J × रो। या फिर दोस्तों रो जो प्रतिरोधकता है वो किसके इक्वल होती है दोस्तों, प्रतिरोधकता होती है मेरी 1/σ के, यानी कि यहाँ से दोस्तों यदि यहाँ से मैं रिलेशन निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, J = E/में रो। J = लिख सकता हूँ मैं E/में रो। तो दोस्तों यहाँ से धारा घनत्व J बराबर आ गया E/में रो। तो दोस्तों जो रो क्या होता है, जो चालकता का व्युत्क्रम या फिर प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होती है, चालकता, यानी कि 1/, में रो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा के। यानी कि यहाँ से मेरे पास रिलेशन आया धारा घनत्व J, चालकता सिग्मा और विद्युत क्षेत्र E में संबंध, यानी कि J बराबर होता है सिग्मा × E। तो दोस्तों ये संबंध 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटा, कि विद्युत क्षेत्र E, चालकता सिग्मा और धारा घनत्व J में क्या संबंध होता है। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं ऊष्मीय गति। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मीय गति। ऊष्मीय गति दोस्तों, ऊष्मीय गति क्या होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है यादृच्छिक गति करते हैं। तो दोस्तों ऐसी गति को हम कहते हैं ऊष्मीय गति, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। तो दोस्तों इस गति को तो हम बोल देते हैं ऊष्मीय गति तथा दोस्तों
जो इलेक्ट्रॉन का वेग है दोस्तों वो कहलाता है ऊष्मीय वेग। और दोस्तों जो औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि औसत ऊष्मीय वेग मेरा होता है शून्य। औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य। अगर दोस्तों औसत ऊष्मीय वेग को मैं व्यक्त करूं कि यानी कोई पदार्थ है उसमें जो ऊष्मीय वेग है उसको मैं u से व्यक्त कर रहा हूं, तो औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डैश डैश करके un अपॉन में n इक्वल टू 0। यानी कि औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। इस रिलेशन का मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट मेरे टॉपिक अपवन वेग में। तो दोस्तों नेक्स्ट मेरा टॉपिक है अपवन वेग। दोस्तों अपवहन वेग क्या होता है, अपवहन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि दोस्तों बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं। और दोस्तों कैसे गति करते हैं, यदि मैं एक चालक मान लूँ, L लंबाई का एक चालक मान लूँ और उसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूँ, यानी कि दोस्तों ये मेरे पास कोई चालक है, ऐसे बेलनाकार ये चालक है, और दोस्तों इसकी लंबाई है मेरे पास L और इसको मैं जोड़ रहा हूँ V वोल्ट की बैटरी से, यानी कि दोस्तों इसको मैं जोड़ रहा हूँ V वोल्ट की बैटरी से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोस्त का ए सिरा, ये इसका बी सिरा, दोस्तों ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। तो दोस्तों V वोल्ट की बैटरी से लगाऊंगा तो इस पे ए और बी के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। दोस्तों विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। अब इनके सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा, V होगा, V वोल्ट की बैटरी लगाई है तो V विभवांतर होगा। अब V वोल्ट की बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, ऋण सिरे से, यानी ये इसका ऋणात्मक सिरा, ऋण सिरे से धन सिरों की ओर यादृच्छिक गति करते हैं। ऐसे गति करते हैं दोस्तों ये, यानी कि एक जिगजैग के रूप में ऐसे गति करते हैं ये, ऐसे ऐसे। वापस बना देता हूँ इसको। यानी कि एक यादृच्छिक गति करते हैं ये, ऐसे यादृच्छिक गति करते हैं ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। दोस्तों यहां हम गणना करेंगे अपवन वेग क्या होता है, और जो विद्युत क्षेत्र में अपवन वेग आ रहा है, विद्युत क्षेत्र और अपवन वेग में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों हमने मान लिया कि एक मेरे पास चालक है, L लंबाई का चालक है, और उसके जो दोनों सिरे हैं उसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो इसके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है E। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर यादृच्छिक गति करते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि विद्युत क्षेत्र E में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र E में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो दोस्तों ये बल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई। और दोस्तों आवेश Q क्या है, F बराबर होता है क्यू ई। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश यानी कि ई बोल लेता हूँ इसको, और ये माइनस का, F इक्वल टू माइनस ई। दोस्तों इक्वेशन हो गई मेरी कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो गया F इक्वल टू माइनस ई। और दोस्तों यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लूँ मैं m, और इसका जो
त्वरण है वो मान लो a, तो बल क्या होगा? तो दोस्तों इस कंडीशन में मेरा बल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है मेरे पास m और त्वरण है इसका a। तो दोस्तों बल क्या हो जाएगा? बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F इक्वल टू ma। दोस्तों समीकरण 2, दोस्तों समीकरण 1 और 2 से मैं त्वरण 1 का मान निकाल सकता हूँ, यानी कि समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? एम ए इक्वल टू माइनस ई ए, यानी कि ए बराबर माइनस ई अपॉन में। दोस्तों ये मेरे पास रिलेशन आ गया, ए बराबर माइनस ई बाई एम इंटू ई। अब चाहूँ तो दोस्तों मैं इस विद्युत क्षेत्र ई को वी बाई एल यहाँ से लिख सकता हूँ, या फिर आगे मैं लिख सकता हूँ। तो समीकरण आगे मेरे पास 3। अब दोस्तों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया? त्वरण आ गया। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जिगजैग गति कर रहा है, यादृच्छिक गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? आपस में टक्कर होगी। तो मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग है वो u1 था, और किसी समय और वो समय मान लेता हूँ मैं, तो समय मान लेता हूँ, उसके बाद उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो इस कंडीशन में मैं न्यूटन की प्रथम समीकरण लगा सकता हूँ, यानी कि माना इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग है u1, और टक्कर के बाद इसका वेग हो जाता है दोस्तों v1, और ये टक्कर में लगा समय कितना है? τ1, और टक्कर में लगा समय है दोस्तों τ1। तो दोस्तों मैं लगा रहा हूँ न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो दोस्तों यहाँ न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से दोस्तों v बराबर क्या होता है? दोस्तों v बराबर होता है u प्लस ए टी, यानी कि अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण और ये समय। तो दोस्तों टक्कर के बाद वेग हो जाता है v1, यानी कि ये मेरा अंतिम वेग, प्रारंभिक मेरा u1 यानी कि u1, ये रहा मेरा त्वरण, और समय क्या है? τ1। अब ऐसे दोस्तों यहाँ से मैं a का मान लिख सकता हूँ, तो मेरे पास समीकरण बन जाएगी। तो ऐसे ही मैं प्रथम टक्कर के लिए वेग निकाल लेता हूँ। प्रथम टक्कर के लिए वेग, यानी कि इसके लिए वेग होगा v1 बराबर u1 प्लस दोस्तों a का मान क्या है? माइनस ई बाई एम इंटू τ1, यानी कि इक्वेशन मेरी 4। ऐसे दोस्तों द्वितीय टक्कर के लिए वेग क्या हो जाएगा? द्वितीय टक्कर के लिए वेग v2 बराबर हो जाएगा u2, प्रारंभिक वेग उसका u2 माइनस ई एम इंटू τ2, इक्वेशन 5। ऐसे दोस्तों तीसरी टक्कर के लिए, यानी कि तृतीय टक्कर के लिए v3 क्या हो जाएगा? u3 माइनस ई एम इंटू τ3, इक्वेशन 6। ऐसे ही दोस्तों चौथी टक्कर के लिए, पांचवी टक्कर के लिए, nवीं टक्कर के लिए क्या हो जाएगा? vn इक्वल टू un माइनस ए ई बाई एम इंटू n, इक्वेशन 7। तो दोस्तों ये मेरी n टक्कर हो रही हैं, उनके लिए मेरे पास आ गया वेग। अब मैं यहाँ से अपवन वेग निकालूंगा। दोस्तों अपवन वेग क्या होगा? जितनी भी ये टक्कर हो रहे हैं, इनका जो टक्कर के पश्चात जो वेग है
उनको जोड़ लूँ और उसमें n का डिवाइडेशन कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अपवन वेग vd। यानी कि दोस्तों यहाँ से मैं अपवन वेग vd निकाल लेता हूँ। यानी कि दोस्तों अपवहन वेग, और इसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ vd, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोस्तों ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 v4 और vn अपॉन में n। यानी कि vd को मैं लिख सकता हूँ, इन सारों को मैं जोड़ लेता हूँ। यानी कि ये क्या आएगा, u1 माइनस ए ई बाई एम इंटू टो वन प्लस u2 माइनस ए ई एम इंटू टो टू प्लस u3 माइनस v3 u3 माइनस ए ई बाई एम इंटू टो 3 और डैश डैश करके ऐसे ही जो एनवी टक्कर है उसके लिए क्या आ जाएगा मेरे पास अंतिम वेग, यानी कि ये आ जाएगा यू एन माइनस ए ई बाई एम और टो। और दोस्तों अपवहन में चल रहा है मेरा, दोस्तों ये आया मेरा अपवहन वेग vd। अब मैं u1 वाले पदों को सेपरेट कर लेता हूँ और इनको भी मैं सेपरेट कर लेता हूँ। यानी कि क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, ये चल रहा है मेरा अपॉन में n। तो दोस्तों यहाँ से मैं vd को लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश करके un अपॉन में मेरा n। अब दोस्तों इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ इन पदों को, यानी कि मैं लिख सकता हूँ माइनस ए ई बाई एम और टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 डैश डैश करके टो n अपॉन में n। तो दोस्तों ये मेरे पास एक तो ये पद बन गया, एक ये पद बन गया। अब इनके मैं कुछ मान लिख सकता हूँ क्या का दोस्तों, ये तो मेरा क्या है, ये है दोस्तों मेरा औसत ऊष्मीय वेग। यानी कि जो औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। यानी कि औसत ऊष्मीय वेग दोस्तों ये होता था u एवरेज, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश करके un अपॉन में n इक्वल टू होता था 0 के। यानी ये हिस्सा मेरा हो जाएगा 0। इसके अलावा दोस्तों ये टो 1 टो 2 प्लस टो 3 डैश डैश करके टो n क्या है दोस्तों, ये है औसत विश्रांति काल। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर होने के बीच में जो समांतराल है वो कहलाता है विश्रांति काल। तो दोस्तों ये मैं कह सकता हूँ औसत विश्रांति काल दोस्तों, इसे हम बोल देते हैं टो, यानी कि टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 और ऐसे ही डैश डैश करके टो n अपॉन में n, इसको हम कह देते हैं टो के बराबर। तो दोस्तों इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, दोस्तों ये हिस्सा हो गया मेरा 0, यानी कि vd इक्वल टू 0 माइनस ई बाई एम, और ये दोस्तों मेरा हिस्सा टो। तो दोस्तों यहाँ से vd बराबर मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, दोस्तों ये 0 है तो 0 को हटा देता हूँ, ये माइनस vd बराबर माइनस ई बाई एम इंटू टो। अब दोस्तों वेग है ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका मोड ले लेता हूँ, यानी कि vd इक्वल टू मोड टो। तो दोस्तों vd इक्वल टू ये धनात्मक आ जाएगा, और दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, ई टो बाई एम इंटू ई, या फिर दोस्तों vd इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं
ई टो बाई एम, और दोस्तों ई को लिख सकता हूँ मैं वी बाई एल। तो दोस्तों ये मेरे पास अपवन वेग में संबंध आ गया, यानी कि ई टो बाई एम इंटू वी बाई एल। तो दोस्तों यहाँ एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये इसका आवेश, वी विभवांतर और एम जो चालक की क्या थी, लंबाई। तो दोस्तों यहाँ जो टो है मेरा वो क्या है, विश्रांति काल है जिसका मान चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि टो मेरा क्या है, विश्रांति काल है जो चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि अलग अलग पदार्थों के लिए जो विश्रांति काल का मान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि अपन वेग और धारा में क्या संबंध होता है। यानी कि अपवहन वेग एवं धारा में संबंध। अब दोस्तों किसी चालक को मैं बैटरी से जोड़ूंगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करेंगे। तो मैं मान लूं कि जो चालक की लंबाई है, माना चालक की लंबाई क्या है, एल है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है दोस्तों ए। तो दोस्तों चालक का आयतन कितना हो जाएगा, चालक का आयतन हो जाएगा V इक्वल टू ए इंटू एल। अब दोस्तों यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो चालक के जो एकांक आयतन है उसमें, तो दोस्तों चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी। यदि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आयतन कितना है इसका v, यानी कि n इंटू वी, या फिर बोलो n बराबर ओ n a l। दोस्तों ये हो जाएगी चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब दोस्तों यदि चालक में इसको उपस्थित आवेश क्या होगा, Q बराबर चालक में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा भाई, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको आवेश यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि E से गुणा कर दें, यानी Q बराबर हो जाएगा Na। L इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, इसको E से गुणा कर दें यानी कि नेल हो गया, Q बराबर नेल। अब दोस्तों ये यहाँ लिख सकते हैं E बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, कि दोस्तों चालक में इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग Vd से गति करते हैं। तो जो चालक की लंबाई क्या है, L है, तो चालक को L दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, चूंकि चालक में इलेक्ट्रॉन अपवहन
वेग vd से गति करते हैं, यानी कि अपन वेग vd से गति करते हैं, तो चालक की लंबाई है l, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी अपॉन में चाल, यानी कि दूरी है l और चाल है vd। तो दोस्तों यहाँ से t बराबर आ गया मेरा l अपॉन में d। और दोस्तों जो चालक में प्रवाहित धारा किसके बराबर होगी, I बराबर होगी q अपॉन में t के, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी दोस्तों, ये होगी I बराबर q अपॉन में t के। तो दोस्तों q का मान मेरा ये रहा, t का मान मेरा ये रहा, तो यहाँ से क्या रिलेशन बन जाएगा, कि दोस्तों I बराबर q का मान NaLe, t का मान L अपॉन में Vd, यानी कि E से A गया तो I बराबर NaeVd। तो दोस्तों ये अपवहन वेग Vd और धारा में संबंध आ गया कि अपवहन वेग और Vd में क्या संबंध होता है, I बराबर होता है NaeVd। अब दोस्तों यदि अपवहन वेग Vd बराबर हो म्यू ई के, यदि अपवहन वेग जो Vd है दोस्तों ये बराबर होता है म्यू ई के, यानी कि दोस्तों जो म्यू क्या होता है, म्यू होता है दोस्तों मेरा Vd अपॉन में E, यानी कि जो एकांक विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग है वो दोस्तों क्या कहलाता है, म्यू, यानी कि गतिशीलता म्यू कहलाता है। यानी कि गतिशीलता किसके बराबर होती है, म्यू की गतिशीलता म्यू होती है Vd अपॉन में E, यानी कि एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग क्या कहलाता है, उसकी गतिशीलता कहलाती है। दोस्तों यहाँ से इसका हम मात्रक दे सकते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ से म्यू बराबर है Vd अपॉन में E, यानी कि मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, विद्युत क्षेत्र वोल्ट इंटू सेकेंड है। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसकी विमा देना चाहूँ तो विमा भी इसकी मैं दे सकता हूँ, m-1 L0 T2 और A1। दोस्तों ये इसकी क्या हो जाती है, विमा हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपसे संबंध पूछा जाता है विद्युत धारा और गतिशीलता में, तो आप यहाँ से ये संबंध भी बना सकते हैं, यानी कि Vd बराबर म्यू E। तो दोस्तों I किसके बराबर हो जाएगा, NaE, और Vd बराबर क्या है, म्यू E, यानी कि म्यू E। तो दोस्तों ये संबंध आ जाता है गतिशीलता और विद्युत धारा में। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं अपवहन गति के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, यानी कि अपवहन गति से ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का करेंगे हम सत्यापन, यानी कि जो अपवहन गति है उसमें जो रिलेशन आ रहा है उससे हम ओम का नियम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अपवहन गति में हमारे पास धारा आई थी I बराबर NaeVd, और दोस्तों Vd हमारे पास क्या आया है, यानी अपवहन वेग Vd बराबर आया E/m, या फिर E को लिख सकता हूँ मैं V/L के।
और दोस्तों ये बाद में मेरे पास चेंज हो गया था ई टो इंटू ई के, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ई को वी बाई एल भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इसको मैं इसमें लिख लेता हूँ, यानी कि आई बराबर हो जाएगा एन ए ई, और वी डी का मान लिखता हूँ मैं ई टो बाई एम इंटू ई। तो दोस्तों यहाँ से ये आ जाएगा आई बराबर एन ए स्क्वायर टो बाई एम और इंटू ई। तो दोस्तों यहाँ से ये मेरे पास आया। ऐसा करता हूँ ई को भी मैं वी बाई एल लिख लेता हूँ, यानी कि ई को भी मैं लिख लेता हूँ ई इक्वल टू वी बाई एल। तो दोस्तों ये हो जाएगा वी बाई एल। तो दोस्तों यहाँ से आई बराबर जो एन ए स्क्वायर टो और एम बाई एल इंटू वी। तो दोस्तों ये हिस्सा है, ये जो कांस्टेंट होता है, यानी कि दोस्तों जो नियत ताप होता है, यदि मैं इसको इधर लिखूं कि जो नियत ताप होता है, नियत ताप पर जो एन ए स्क्वायर टो एम बाई एल क्या होता है, नियत होता है, यानी कि एक नियतांक के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा कि आई समानुपाती वी के, यानी कि दोस्तों वोल्टता समानुपाती है धारा के। दोस्तों यही क्या है, ओम का नियम है। यानी दोस्तों आपको यदि ड्राइव करना हो अपन गति से ओम का नियम, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आई बराबर एन ए वी डी, वी डी बराबर होता है ई टो बाई एम इंटू ई। ये मान इसमें रख लेंगे और फिर जो इधर केवल हम वी को ले लेते हैं, क्योंकि हमें आई और वी में संबंध व्यक्त करना है, और बाकी जो सारा हिस्सा होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था अपवन गति के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों अपवन गति के आधार पर धारा घनत्व एवं चालकता में संबंध। यानी कि दोस्तों अपवहन गति के आधार पर जे व सिग्मा, इनमें क्या संबंध होता है, जे और सिग्मा में संबंध। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं अपन वेग में हमारे पास धारा के लिए क्या समीकरण आता है, आई बराबर एन ए ई वी टी। यानी कि दोस्तों धारा के लिए मेरे पास ये संबंध आता है आई बराबर एन ए वी डी। अब दोस्तों यहाँ से मैं इस ए को इसके तरफ ले जाऊँ तो दोस्तों ये हो जाएगा आई अपॉन में ए इक्वल टू एन ई वी डी। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा मेरा, चूँकि धारा घनत्व क्या होता है, जे इक्वल टू आई अपॉन में ए, यानी कि ये हिस्सा हो जाएगा मेरा जे और ये एन ई। और दोस्तों वी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी को मैं लिख सकता हूँ वी डी बराबर ई, चलो ऐसे लिख लेते हैं ई टो, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चल रहा था मेरा एम और इधर ई, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको ई टो बाई एम इंटू ई, या फिर यहाँ से जे बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर टो बाई एम इंटू ई। यानी कि दोस्तों ये जो हिस्सा होता है मेरा एन ए स्क्वायर इंटू टो बाई एम, दोस्तों ये होता है मेरा जो चालकता सिग्मा के बराबर होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ चूँकि सिग्मा बराबर होता है एन ई स्क्वायर टो बाई एम,
नहीं, जो चालकता सिग्मा होती है वो इसके बराबर होती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जे बराबर सिग्मा ई। या फिर दोस्तों हम जानते हैं कि सिग्मा किसके बराबर होता है। दोस्तों सिग्मा होता है 1/ρ के, यानी कि यहां से नेक्स्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ। दोस्तों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि I बराबर होता है NaVd। इस ए को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये I बराबर I/A क्या हो जाएगा, J NaVd। दोस्तों Vd क्या होता है, E/m इंटू E, तो J बराबर आता है Na²/m इंटू V। तो सिग्मा बराबर Na²/m, यानी कि और दोस्तों सिग्मा बराबर होता है 1/ρ के, यानी कि अगर ये सिग्मा है तो यहाँ से, या फिर मैं ऐसे लिख लूँ कि रो बराबर होता है 1/σ, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी रो बराबर 1/σ, यानी कि ये आ जाएगा mNe², यानी कि दोस्तों सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/ρ के, यानी कि J बराबर हम लिख सकते हैं E/ρ। यानी दोस्तों धारा घनत्व, प्रतिरोधकता और विद्युत क्षेत्र में भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, संबंध उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से क्या संबंध आ जाता है, एक संबंध और निकाल सकते हैं यहाँ, E बराबर ρJ। तो दोस्तों ये आ जाता है संबंध विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व और प्रतिरोधकता में संबंध। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।